Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Sir. Good morning. अच्छा, B2 34 DP बदलिए, B1 33 need to change your DP, B1 4 नहीं, okay, very good. B2 13, B2 44 क्यों नहीं समझ में आ रहा है? B2 45 B2 38 33 सर DP ही लगाना आईडी है। लॉगिन करने पे सर आईडी लॉगिन नहीं करने पे डीपी नहीं दिखता है। हम उससे सर हमको नहीं मतलब है, तुम अगर लॉगिन करो ऐसा करो कि हमको तुम्हारा डीपी दिखे, ठीक है? डीपी दिखे और डीपी वैसा नहीं होना चाहिए जैसे B204 लगाए हुए, बहुत पूरा यहाँ से फुल साइज है ना। ये जैसे लगा हुआ है शुभम का लगा हुआ है, फिर B16 जैसे पासपोर्ट साइज का फोटो होता है वैसा लगा हो ना। जितना फैशन करना है, जितना स्टाइल करना है और जितना मॉडल टाइप का करना है वो तुम करो ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यहाँ मत करो। B255 को हम कितनी बार बोल चुके कि तुम ये कार्टून वाला मत लगाओ, लेकिन हटाने को तैयार नहीं हो तुम लोग। अच्छा, छोटी छोटी बात जब तुम ओबे नहीं करते हो ना तो हमको बड़ा तकलीफ होता है। ऐसा क्या बोल रहे हैं करने के लिए जो बहुत मुश्किल है करना, फोटो ही तो लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो हम सबको रिमूव करना शुरू करें कि जो जो ऐसा ऐसा लगाएगा उसको रिमूव करेंगे तो अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? नियम सर नेक्स्ट टाइम नियम जो है, रूल जो है, प्रोटोकॉल है, स्ट्रिक्ट कब होता है? जब तुम नहीं उसको फॉलो करते, नहीं उसको ओबे करोगे तो ओबे करवाने के लिए स्टिक करना पड़ता है, ठीक है? समझो बात को। ओके, हम लोग शुरू करेंगे और हम लोग शुरू करेंगे पिछला क्लास में जो लास्ट टॉपिक हम लोग छोड़े थे, वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा हम लोग का बैकअप भी हो जाएगा, रिकैप भी हो जाएगा और अगर किसी को इश्यू होगा पिछली क्लास का उसको भी समझ में आ जाएगा। वीक एंटिटी सेट, वीक एंटिटी सेट कब बोलेंगे? हम लोग को जब हम लोग एंटिटी के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, एंटिटी समझ रहे थे, तो हम लोगों ने ये बोला था कि एंटिटी जो हमारे डेटाबेस में, मतलब द एंटिटी हु डिजर्व टू बी इन अ डेटाबेस, वो कौन सा होगा जिसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है? अगर यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो वैसे एंटिटी को हम डेटाबेस कहते हैं कि वो डेटाबेस में डिजर्व नहीं करता है कि डेटाबेस में उसको जगह दिया जाए, ठीक है? तो यही कारण है कि हम लोग जितना एंटिटी की बात हम लोग करते हैं उसमें जो कीज यूज करते हैं वो की इसीलिए है कि हम उसको आइडेंटिफिएबल बना पाए, आइडेंटिफिएबल बना पाए। रजनीश, यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ठीक है? अब देखो ध्यान से सुनो मेरा बात, ठीक है? तो हम उसको आईडी लगा के, एम्प्लॉय आईडी, स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, एक्सेट्रा लगा के हम उसको आइडेंटिफिएबल बनाते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक नाम का चीज एक से ज्यादा हो सकता है। एम्प्लॉय एक सेम नेम के कई हो सकते हैं, स्टूडेंट सेम नेम के कई हो सकते हैं, तो हम उनके आधार पे उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है?
तो अब यहाँ पे हम लोग समझें कि वीक एंटिटी सेट किसको कहेंगे। वीक एंटिटी सेट किसको कहेंगे? वैसा एंटिटी सेट जिसके पास इनफ एट्रीब्यूट्स नहीं है जिससे हम प्राइमरी की का निर्माण कर सकें या प्राइमरी की बना सकें, वैसे को बोलेंगे हम लोग कि वो वीक एंटिटी है। और जिस समय हम यह डायग्राम बना रहे होंगे उस समय हम लोग क्या करेंगे कि वैसा अगर हमको एंटिटी सेट मिलता है जो वीक है, हम उसको डबल रेक्टेंगल से घेर देंगे, इसलिए कि जब हम इस ईआर डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करें, इस बात का ध्यान रखें कि ये एंटिटी हमारे डेटाबेस में होने के लायक नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा, इसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा एनी हाउ, ताकि हम डेटाबेस में इसको जगह दे पाएं। यहाँ तक समझ में आ रही है बात सबको? मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. For a weak entity set to be meaning enough to be exist in its system, it must be associated with another entity set called identifying entity set or owner entity set. जब एक रिलेशन में, रिलेशन कैसे बनेगा? दो एंटिटी के बीच में एक डायमेंशनल रिलेशन बनाते हैं, ठीक है? और अगर कोई एक एंटिटी में इतना नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इनफ नहीं है कि हम उसमें हम प्राइमरी की खोज It can be age. हाँ, फिर से बोलो रंजन। So it can be age. एज क्या? Yes, मतलब sir. It's a weak entity set, but it can be तो connected age- by date of birth, which will age- identify. एज जो है हमारा वो एंटिटी सेट age तो सर- एट्रीब्यूट है। Age and date of birth. नहीं, एक बात बताओ, एज को या डेट ऑफ बर्थ को हम एंटिटी बोलेंगे कि किसी एंटिटी का एट्रीब्यूट होगा? एट्रीब्यूट होगा सर वो, दैट इज एट्रीब्यूट ना। क्योंकि इसको कभी प्राइमरी की नहीं बना सकते। हाँ, Attribute. नहीं Yes, बना sir. सकते। मतलब मान लो अगर एक साथ अगर हम सबका एज देखें तो 20 साल का कितना लोग होगा, 19 साल का कितना लोग होगा? यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ सिस्टम हो कि एज रिपीट नहीं होगा किसी का, तब हम उसको की मान सकते हैं, ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है? तो वैसा चीज जो रिपीट हो सकता है, दो लोग का बर्थडे एक दिन नहीं होता है तो डेट ऑफ बर्थ भी हो जाएगा, ठीक है? तो चूंकि तुम लोग सब लोग एक ही बैच के हो, एक ही समय मैट्रिक पास किए होगे, एक समय इंटर किए होगे, तो बहुत संभावना इस बात का भी है कि ईयर भी सेम हो, ठीक है? तो हम वैसे को हम कीज नहीं बना सकते हैं। हम यह एंटिटी की बात कर रहे हैं, मतलब वो जिसके नाम पे टेबल बनने वाला है, वो उसमें अगर एट्रीब्यूट्स लगाए हैं और सारा एट्रीब्यूट्स है और उसमें मान लो एज भी है जैसा तुम बताए और डेट ऑफ बर्थ भी है और वो इनफ नहीं है उसको प्राइमरी की बनाने लायक, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? अब हमको सोचना पड़ेगा कि इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं ताकि इसमें कीज बन जाए। तो अब क्या करेंगे? ये एंटिटी जिस एंटिटी के साथ रिलेशन में है उससे मदद मांगेंगे, ठीक है? वह देखो ये एंटिटी तो वीक है, इसमें हम प्राइमरी की नहीं बना पा रहे हैं, तुम तो स्ट्रांग हो ना, तुम स्ट्रांग हो, एक काम करते हैं कि तुम्हारे पास तो प्राइमरी की होगा, तुम्हारे पास प्राइमरी की होगा तो तुम अपना प्राइमरी की दे दो, इसमें हम रेफरेंस के तौर पर रख देते हैं, ठीक है? तो हम जब उसको रेफरेंस के तौर पे इस स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का प्राइमरी की जब हम इसमें एक कॉलम बना देंगे, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि अब ये हमारा तगड़ा हो गया है, अब स्ट्रांग हो गया, अपने मित्र के साथ मिलके अब हम इसको डेटाबेस में जगह दे सकते हैं, इसके नाम से टेबल बना सकते हैं, ठीक है? ये तो था वीक एंटिटी, ये था स्ट्रांग एंटिटी। इस स्ट्रांग एंटिटी के आधार पर इसको हम स्ट्रांगनेस प्रदान किए, उसको दिए। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आइडेंटिफाइंग या ऑनर एंटिटी सेट, क्या है कि इसी के आधार पर इसको हम बल प्रदान किए हैं, इसको जो स्ट्रांग बनाए हैं इसके आधार पर बनाए हैं, ठीक है? तो जिस एंटिटी के आधार पे या जिसके बेस पे एक वीक एंटिटी स्ट्रांग एंटिटी में कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलेंगे या तो आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट, जिसके आधार पे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, या तो बोलेंगे ऑनर एंटिटी सेट, ठीक है? यहां तक क्लियर है? जब हम वीक एंटिटी की बात करते हैं तो हम डायग्राम में कैसे दिखाते हैं? डबल रेक्टेंगल से, ओके? जब वीक एंटिटी जब रिलेशन में आएगा तो रिलेशन भी वीक ही बनेगा, रिलेशन भी वीक ही बनेगा, वो स्ट्रांग नहीं बनेगा। तो ठीक है, तो रिलेशन कैसे दिखाते थे? वो डायमंड वाला शेप से। जब वीक रिलेशन दिखाना होगा तो डबल डायमंड बनाएंगे, डबल रेक्टेंगल, डबल डायमंड, ठीक है? अब रहा बात
कि हम ये कह रहे हैं कि उस वीक एंटिटी को इस आइडेंटिफाइंग एंटिटी के साथ इसका प्राइमरी की जोड़ के सारे को हम स्ट्रांग बना दिए। जब ये काम होगा तो गौर से समझना इस बात को, एक वीक एंटिटी का जितना एंटिटी है, मतलब जितना रिकॉर्ड है, हर रिकॉर्ड के साथ स्ट्रांग एंटिटी का प्राइमरी की अटैच होगा। या यूं बोलो कि इसका हर एंटिटी इस एंटिटी सेट का हर एंटिटी किसी न किसी वीक एंटिटी के साथ एसोसिएशन में रहेगा। मतलब एरो बनाएंगे, अगर दोनों को हम एरो वाला अगर हम दिखाना चाहें सेट वाला, तो एरो बनाएंगे। एक भी ऐसा वीक एंटिटी में एक भी एंटिटी ऐसा नहीं होगा जो इसके साथ अटैच नहीं हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फुल पार्टिसिपेशन। अगर एक एंटिटी सेट का सारा एंटिटी दूसरे एंटिटी के सारे एंटिटी के साथ अगर रिलेशन में है तो बोलेंगे कि पार्टिसिपेशन जो है दोनों का फुल है। ठीक है, अगर कोई है कोई नहीं है तो उसको बोलेंगे पार्शियल। समझ में आया? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, पार्शियल हो गया। अब जैसे मान लो हम एक अकाउंट बनाए, सरस्वती पूजा में जितना चंदा आएगा उसका टेबल रख रहे हैं, उसमें रोल नंबर और उसमें हम लोग कितना चंदा आ रहा है चंदा का सीरियल नंबर रख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 रख लिए और डेट और अमाउंट रख लिए। ठीक है, और एक स्टूडेंट का एंटिटी सेट था, दोनों का रिलेशन बना दिए। यहाँ पे चंदा देते गए, अभी प्रिंस दिया चंदा, तो हम 1 नंबर में लिखे डेट दी आज का, लिख दिए 500 रुपया। हाँ, सरस्वती पूजा में कितना ही देते थे तुम लोग? कितना था तुम लोग का स्टूडेंट का चंदा? ओके, कुछ भी हो, 500 रुपया लिख दिए, 1 नंबर में लिख दिए, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लिखते चले गए। बाद में पता चला कि 500 डेट तो लिख दिए हैं, 1 2 3 4 भी है, लेकिन ये चंदा कौन दिया है ये तो इसका इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ये तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो भाई सब चीज हमको पता चले, इसके लिए हमको यहाँ पे ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा ताकि हम समझ सकें कि ये वाला जो 500 रुपया था वो प्रिंस दिया था रोल नंबर 32 B2 का। ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस एंटिटी सेट में से रोल नंबर जो यूनिक आईडी होगा, जो की होगा, उसको हम इसमें रख देंगे, एक कॉलम बना देंगे, है ना, सीरियल नंबर के अलावा एक कॉलम और बना देंगे और उसमें लिख देंगे हम रोल नंबर या आईडी जो कि रिपीट नहीं होगा। अब हमको क्या पता चल गया कि भाई अब यहाँ पे ये वाला पैसा जो 500 रुपये था वो कौन जमा किया था, ये कौन सा जमा किया था। ठीक है, पहले ये वीक था और सीरियल नंबर जो था वो की था, मतलब हर को पहचान सकते थे, लेकिन हम जान नहीं पा रहे थे कि जिस पे डिपेंडेंट है कौन सा जमा किया है, किसका पैसा है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल की। और जब हम प्राइमरी की रख देंगे तो ये दोनों पार्शियल की और आइडेंटिफाइंग सेट का प्राइमरी की दोनों मिलके इस टेबल का प्राइमरी की हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि रोल नंबर 32 और 1 ये दोनों मिला दें तो ये यूनिक होगा, तो हम इस तरह से ये बात कहते हैं। ठीक, अब ये सोचो कि क्या ऐसा संभव है कि हमारे चंदा वाला अकाउंट में एक एंट्री हो लेकिन वहां पे रोल नंबर ना हो? ऐसा संभव है? No, sir. नहीं संभव है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि अगर चंदा मिल रहा है और इसमें इसका रेफरेंस रखना है तो ऐसा नहीं होगा कि इसका रेफरेंस किसी भी रिकॉर्ड में नहीं होगा। ठीक है, इसका हर रिकॉर्ड इसके किसी न किसी एंटिटी के साथ हमारा एसोसिएशन में रहेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं फुल पार्टिसिपेशन। ठीक, तो फुल पार्टिसिपेशन को कैसे दिखाएंगे? डबल लाइन से, डबल रेक्टेंगल वीक एंटिटी, डबल डायमंड वीक रिलेशन, और वीक एंटिटी वीक रिलेशन रहेगा तो डबल पार्टिसिपेशन ऐसे ही हो जाएगा। बगैर डबल पार्टिसिपेशन के हम किसी एक रिकॉर्ड को वीक थोड़ी छोड़ सकते हैं, हमको तो सारे के सारे पूरे एंटिटी सेट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबके साथ हमको आइडेंटिफाइंग का प्राइमरी की जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और देखो ये दो है ना, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन, ये 4 टॉपिक जो है इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है सबको, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है और इसको एक
ऑथर के बुक में भी बहुत क्लियर कट नहीं समझाया गया, इसीलिए हम इसको दोबारा बता रहे हैं, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी समझ में आ गया, ठीक है। और वीक एंटिटी सेट हैज टोटल पार्टिसिपेशन विद आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट, ये नियम है, समझ लो, ये होना ही होना है। अगर वीक एंटिटी सेट है और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ वीक रिलेशन में है तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसका प्राइमरी की उसमें रखेंगे, इसका प्राइमरी की, उसका अपना पार्शियल की, दोनों मिलके प्राइमरी की बनेगा, दोनों मिलके पार्शियल, इसका पार्शियल की और इसका प्राइमरी की दोनों मिला के इस वीक एंटिटी का प्राइमरी की बन जाएगा और दोनों फुल पार्टिसिपेशन में रहेंगे, यही बात है। इसका एग्जांपल हम लोग इसमें से ऐसे करके समझे थे, एक बार हम फिर समझा दें। लोन है, ठीक है, लोन है, किसने किसने लोन अप्लाई किया था, मतलब हमने लोन अप्लाई किया था तो हमको एक लोन नंबर मिला, मेरा नाम है और मेरा लोन अमाउंट है, ये सैंक्शन हो गया लोन, हमको लोन तो ले लिए। अब हमको इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट करना है लोन का, उसका पेमेंट नाम का एक टेबल बना दिए, पेमेंट में ऐसा कर दिए हम लोग, पेमेंट नंबर ये और ये बना दिए। अब यहाँ तो हो गया कि भाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये वाला जो फील्ड है ये यूनिक है, हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे रिकॉर्ड नंबर 1, तो 1 जनवरी 2000 रुपये जमा हुआ है, वो 1 नंबर रिकॉर्ड, सॉरी, जो पेमेंट नंबर 1 है वो दोबारा नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं कि पेमेंट नंबर 1 अगर हम बोल रहे हैं तो इस रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, कोई और रिकॉर्ड नहीं बात कर रहे हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम फिर वही है, ये पैसा कौन जमा किया, अजय किया, सुजय किया या आनंद किया, ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा था, इसको कैसे दिखाए, या तो डबल रेक्टेंगल बना दिए तो ये हो गया वीक एंटिटी सेट, डबल डायमंड बना दिए तो ये हो गया हमारा वीक रिलेशन, ये डबल लाइन कर दिए तो हम ये भी दिखा रहे हैं कि भाई टोटल पार्टिसिपेशन होगा, टोटल पार्टिसिपेशन होगा, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है कि पार्शियल की क्या बोलेंगे, जो एक ऐसा एट्रीब्यूट वीक एंटिटी सेट का जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन ये वहां डिपेंडेंट वाले को नहीं बता पा रहा है कि ये जो है वो किसका है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल की बोलो या बोलते हो डिस्क्रिमिनेटर भी हम इसको बोलते हैं वीक एंटिटी सेट का। The primary key of the weak entity set is formed by the primary key of the identifying entity set and the partial key of the weak entity set, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ प्राइमरी की बनेगा। हम लोग किस के बारे में बात करेंगे, पूरा बहुत सारा की है, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारा की होगा, बहुत सारा की में जो मुख्य की होगा प्राइमरी, उसी को प्राइमरी की बोल रहे हैं। मेन की का मतलब होता है चाबी, और चाबी ऐसा समझो ये हर रिकॉर्ड ताले में बंद है और हमको हर रिकॉर्ड देखने के लिए हमको एक चाबी चाहिए, और वही है की, वही है रोल नंबर 5 घुमाएंगे तो हमारा रोल नंबर 5 वाला रिकॉर्ड खुल जाएगा, हम देख लेंगे। रोल नंबर 6 अलग चाबी है, हर रिकॉर्ड के लिए अलग अलग की है, एक ताला का एक ही चाबी होता है या 2 ताला एक चाबी से नहीं खुलता है, ठीक है, इसीलिए हम उसको की बोलते हैं। अगर हम किसी रिकॉर्ड, किसी डेटाबेस में क्यूरी करें कि भाई रोल नंबर 13 का डिटेल दीजिए, तो रोल नंबर 13 अगर की है तो रोल नंबर 13 से रोल नंबर 13 का ही ताला खुलेगा, बाकी का नहीं खुलेगा। समझ में आ रही बात? यस सर। यही कारण है कि हम उसको कीज बोलते हैं, और कीज में बहुत वैरायटी का की है, कंपोजिट की है, फॉरेन की भी पढ़ेंगे हम लोग, उसमें हम लोग सुपर की पढ़ेंगे, ठीक है, तो बहुत सारा की हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग आएगा जैसे से आएगा हम लोग पढ़ेंगे। टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन भी समझ में आ गया। पार्टिसिपेशन मतलब अगर इस सेट का या इस एंटिटी का सारा का सारा अगर इन्वॉल्व है तो हम बोलेंगे टोटल पार्टिसिपेशन है, और नहीं तो बोलेंगे कि कोई इन्वॉल्व है कोई नहीं इन्वॉल्व है तो बोलेंगे पार्शियल पार्टिसिपेशन, ठीक है। एक एग्जांपल जो हम दिए थे तुम लोग को, वो ये दिए थे कि अगर मान लो किसी ऑफिस में 4 एम्प्लॉय हैं और वहाँ पे 4 प्रोजेक्ट चल रहा है, तो सारे अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो कोई ना कोई एम्प्लॉय उस पर काम कर रहा होगा, ऐसे ही हवा में तो नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के बीच में ये टोटल पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। ये हमारा वही दिखा रहे थे तुमको, ये प्रोजेक्ट है, एम्प्लॉय है, अलॉटेड टू, ये काम हो रहा है, इधर से हम फुल पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई एक एम्प्लॉय है जिसको अभी कोई प्रोजेक्ट अभी अलॉट नहीं किया गया है, लेकिन सारा प्रोजेक्ट जो है वो फुल पार्टिसिपेशन में रहेगा,
बिकॉज कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं हो सकता है कि चल भी रहा हो और कोई एम्प्लॉय उस पर न दिया गया हो। ठीक उसी तरह बुक और ऑथर वाला जो बात हम लोग किए थे कि ऐसा कोई बुक मार्केट में नहीं आ सकता है जो कोई ऑथर नहीं किया हो या कोई पब्लिश नहीं किया हो। तो बुक अगर इधर रखते हैं, इधर पब्लिशर रखते हैं या ऑथर रखते हैं, तो सारा का सारा बुक टोटल पार्टिसिपेशन में रहेगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है या फिर ऑनलाइन करके मोबाइल रख के घूम रहे हो? नो सर। अरे अनम्यूट टच करके अनम्यूट करना है, बोलना है, ये सब समझ में आ रहा है। इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगा तो अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है और तुम लोग को भी अच्छा लगेगा। इन्वॉल्वमेंट तुम लोग का रहेगा, है ना? हम भी श्योर रहेंगे कि तुम लोग सुन रहे हो, हमको ऐसे ही बकबक नहीं कर रहे हैं। यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर, आ रहा है। फिर रंजन, रिक्वेस्ट है। राहुल, यस सर। सर ठीक का है ना? आवाज थोड़ा धीमा आता है। मेरा आवाज धीरा आता है? यस सर। क्या बात ठीक है करते सर। हैं? क्या नो बात कर रहे हो? सर, मेरा आवाज धीरे सही कैसे आ आएगा? रहा था। सही है मेरा भी सर, आवाज सही है। सही। तुम अपना मोबाइल से बनाओ, बढ़ाओ, ठीक है साउंड। ओके, इसके बाद का टॉपिक जो है वो है स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। ठीक है, अगर किसी को आइडिया है तो एक्सप्लेन कर सकता है, अगर जानते हो तो। एनीबॉडी? अगर पढ़े हो, जानते हो तो बताओ, गलत सही का चिंता मत करो। सर क्या थी क्वेश्चन पूछे आप? स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन, ये 3 टॉपिक हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें अगर कुछ जानते हो तो बताओ। अच्छा छोड़ो, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है ये बताओ। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? हाइडिंग अनयूजुअल डिटेल्स। सही है, ठीक है। देखो एब्स्ट्रैक्शन हम लोग, बड़ा ऑब्वियस सा बात है कि जिस चीज को जानना आवश्यक नहीं है, तो अनवांटेड। एग्जैक्टली, जो चीज को जानना आवश्यक नहीं है उसको हाइड करके रखें, उसको यूजर से हिडन रखा जाता है, उसको नहीं बताया जाता है। ठीक है, बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा तुमको। जैसे अगर हमको गाड़ी सीखना है, कार चलाना सीखना है, तो हम मोटर ट्रेनिंग वाले के पास जाएंगे, एडमिशन लेंगे, वो हमको सिखाएगा गाड़ी चलाना। तो गाड़ी चलाना सिखाएगा या फिर हमको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बताना शुरू कर देगा, भाई देखिए ये क्लच है, ये ऐसे काम करता है, ये गियर ऐसे काम करता है, और पूरा का पूरा हमको फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर देगा। अगर इतना हमको सीखना पड़ेगा गाड़ी चलाने के लिए, तब तो कितना लोग गाड़ी चला पाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, और सॉफ्टवेयर सबको इस्तेमाल करना है। उसको एक्सट्रैक्शन कहेंगे सर। हाँ राहुल, सर वो नहीं बताएगा उसके बारे में डिटेल में, तो वो उसको एक्सट्रैक्शन कहेंगे सर। एग्जैक्टली वही समझा रहे हैं। बस बेसिक बताएगा सर। हाँ, इररिलेवेंट डिटेल। वही चीज समझा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन वही बता रहे हैं कि वो चीज नहीं करेगा, तो उसको सिर्फ गाड़ी चलाना बताना है। अगर मान लो कि सॉफ्टवेयर हम बनाएं और हम दिए यूजर को चलाने के लिए, और यूजर को बोले कि ऐसा है कि ये डॉटनेट पे बना हुआ है और इसके पीछे ओरेकल है, आपको डॉटनेट भी सीखना पड़ेगा और ओरेकल भी सीखना पड़ेगा, तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो संभव नहीं है कि वो सीख पाए। तो एब्स्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है। जब हमको जिस चीज की आवश्यकता ना हो, इररिलेवेंट डिटेल, उसको हम हाइड करके रखेंगे, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। तो यही एब्स्ट्रैक्शन ही है हमारा स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। इसको हम कब किस चीज को हाइड करना है, कब किस चीज को हमको उजागर करना है, शो करना है, रिवील करना है, ये सब हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, अब देखो जनरल और स्पेशल, जनरल और स्पेशल,
ये दो चीज है। जनरल से जनरलाइजेशन बन गया, स्पेशल से स्पेशलाइजेशन बन गया। एग्रीगेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। जनरलाइजेशन कहने का मतलब किसी चीज को, किसी भी चीज को अगर हम जनरलाइज रूप में बोले तो कंबाइन रूप से कुछ बोल देते हैं। कंबाइन रूप से उसके जितना फीचर्स है, कुछ कॉमन फीचर्स को हम यूज करेंगे और हम बोल देंगे कि भाई ये वैसा है। लेकिन उस कॉमन फीचर के बाद उस एंटिटी को अगर हम रिफाइन करना शुरू करें, तो पता चलेगा कि उस जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बाद उसके प्रॉपर्टी के अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी है सब में, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी है उसमें। कैसे? मान लो हम बोलते हैं व्हीकल, ठीक है। तो व्हीकल मतलब जैसे व्हीकल क्लास पढ़े हुए तुम लोग, ठीक उसी तरह से व्हीकल की बात कर रहे हैं। वो व्हीकल में क्या क्या हो सकता है हमारा, बड़ा वाला, छोटा वाला, कैरियर वाला हो सकता है या सामान ढोने वाला हो सकता है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जैसे मतलब ट्रक ले लिए, बस ले लिए, और नीचे आओगे तो तुमको जीप, कार आ जाएगा, वो जो सामान ढोने वाला तो भी आ जाएगा, स्कूटर भी आ जाएगा, बाइक भी आ जाएगा, सब व्हीकल ही है, सब व्हीकल है। अगर कंबाइंड रूप से सबको बोलते हैं, सबको अगर एक उसका प्रॉपर्टी लेके कि सबका सब चलायमान है, गतिशील है, सब चलता है, तो हम बोलेंगे कि भाई सब व्हीकल है, सब व्हीकल है। लेकिन अगर किसी व्हीकल को उठाओ और उसको रिफाइन करना शुरू करो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पे, क्या अगर हम बोले व्हीकल, क्या ये व्हीकल 4 व्हीलर है कि 2 व्हीलर है, तो आंसर मिलेगा हमको, ठीक है। तो बोलेंगे नहीं 4 व्हीलर है, ठीक है। अच्छा 4 व्हीलर है तो क्या ये पेट्रोल वाला है कि डीजल वाला है, यहाँ से फिर हमको स्पेशलाइजेशन मिला, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी उसका पता चला, ठीक है। अच्छा ये 6 सीटर है कि 4 सीटर है, यहाँ से भी हमको कुछ पता चलेगा, ठीक। तो अगर किसी एंटिटी के बारे में हम बात करें तो उसका 2 रूप हो सकता है, एक जनरलाइज रूप हो सकता है, एक स्पेशलाइज रूप हो सकता है। एक जनरलाइज रूप हो सकता है, दूसरा स्पेशलाइज रूप हो सकता है। अगर हम यह डायग्राम बना रहे हैं और यह डायग्राम में कुछ एक एंटिटी ऐसा है जिसको बाद में हमको रिफाइन करने की आवश्यकता पड़ती है, बाद में हम देखेंगे इसके बाद वाला स्लाइड में हमको रिफाइन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम उसको फर्दर उसको ड्रॉ करेंगे, फर्दर स्पेशलाइज करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे। और रिफाइन करने के बाद एक एंटिटी, रिफाइन के बाद दूसरा एंटिटी बनेगा, इसका तीसरा एंटिटी बनेगा, ठीक है। जैसे हम लोग व्हीकल का बात किए, एक एंटिटी है व्हीकल, उसको हम रिफाइन करना शुरू करते हैं, बोलते हैं व्हीकल का टाइप, तो उसका जैसे एक एरो बनाएंगे ना ऐसे करके ट्री जैसा, कि एक बनाएंगे हम लोग कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है, एक गुड्स कैरियर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला को फिर रिफाइन करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला को फिर रिफाइन करेंगे कि ये बस है, ये बिग बड़ा वाला है, क्या बोलते हैं उसको, लार्ज नहीं, हेवी मोटर व्हीकल है या लाइट मोटर व्हीकल है, इसको फिर रिफाइन करेंगे, फर्दर रिफाइंड करते जाएंगे और फाइनली हमको लीफ नोड में ऐसा एंटिटी मिलेगा जिसको आप फर्दर रिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से कैरियर वाला को भी, जो ट्रांसपोर्ट वाला है, उसको भी फर्दर रिफाइन कर सकते हैं। तो हमको एक हिरार्की मिलेगा, ऊपर व्हीकल और नीचे व्हीकल। तो हम क्या बोलेंगे कि ऊपर व्हीकल था, ये सारा का सारा व्हीकल, सारा का सारा जो नीचे बनाया है वो सारा कंबाइंड रूप से व्हीकल था। जनरल तो बोलते हैं ना कि रफली स्पीकिंग या लूजली स्पीकिंग बोलते हैं, या जनरलाइज स्पीकिंग, तो सारे के सारे एंटिटी को कंबाइंड रूप से या जनरलाइज रूप से हम व्हीकल कह रहे हैं, लेकिन व्हीकल को रिफाइन कर रहे हैं तो हमको कुछ और मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम बात करते हैं कि अगर हमको सिर्फ व्हीकल की बात करनी है तो हम उसको रिफाइनमेंट की बात नहीं करेंगे, वो हिडन रहेगा। ऐसे व्हीकल को क्लास बोल सकते हैं, व्हीकल को क्लास बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो यहाँ क्लास नहीं बोलेंगे, ठीक है तो क्लास, जितना एंटिटी की बात तुम कर रहे हो सारा एंटिटी क्लास है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की बात करेंगे तो जितना एंटिटी है सबको क्लास या ऑब्जेक्ट बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जितना एट्रीब्यूट है सब उसका क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट को कहाँ दिखाते थे,
ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी में जो उसको हम लोग प्राइवेट डेटा मेंबर जो बोलते थे वो उसका एट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? तुम रिलेट करके देखना, अगर हम स्टूडेंट की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, एम्प्लॉय की बात करें, ये सारा का सारा क्लास है उप्स के अंदर, और यहाँ पे हम उसको एंटिटी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो स्पेशलाइजेशन, वही जो बात बोले वही लिखा हुआ है। स्पेशलाइजेशन इज द abstracting process of the introducing new characteristic of an existing class या entity of the object to create one or more new class या new entity. This involves taking a higher level entity and using additional characteristic and creating lower level entity. इसी चीज को अगर हम स्पेशलाइजेशन जो अभी व्हीकल वाला समझना, इसी अभी जो समझ रहे हैं, इसको अगर तुम उप्स के अंदर समझोगे तो हम समझेंगे व्हीकल क्लास है और निचला क्लास जो है, जो स्पेशलाइज्ड क्लास है, वो एक दूसरा सब क्लास है जो इनहेरिट कर रहा है पहले वाले क्लास में। उसको फिर फर्दर हम उसको ड्रॉ करते चले जाएंगे और हर वो निचला क्लास अपने अपर क्लास को इनहेरिट करते चला जाएगा, और नीचे आने वाले क्लास को हम बोलेंगे कि हम पहले वाले क्लास को रिफाइन कर रहे हैं, पहले वाले क्लास को रिफाइन कर रहे हैं, और सबसे बॉटम वाला क्लास जो होगा वो अपने हर पेरेंट प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, इसके साथ कुछ एड ऑन प्रॉपर्टी भी होगा। ये बात समझ में नहीं आया हो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे उसको समझेंगे। अगर जो उप्स जिसका क्लियर होगा उसको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। ओके, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक एंटिटी को रिफाइन करेंगे किसी खास प्रॉपर्टी पे तो दूसरा एंटिटी बनेगा। ठीक है, so this involves taking a higher level entity and using additional characteristics and creating lower level entity. It is just refining the entity by more small detail. It is top to down approach in the hierarchy. ठीक है, जैसे देखो इस चीज को हम समझते हैं, एम्प्लॉय मान लो हम अपने एंटिटी, हम जो ईआर डायग्राम बनाए थे उसमें हम एम्प्लॉय नाम का एंटिटी बनाए थे, एम्प्लॉय नाम का एंटिटी बनाए थे। बाद में हमको मेरा क्लाइंट बोला कि भाई सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, मेरे पास एम्प्लॉय कई तरह के हैं, पार्ट टाइम भी हैं, फुल टाइम भी हैं। पार्ट टाइम में भी दो तरह के हैं, एक टीचिंग वाले भी हैं, एक मैनेजमेंट वाले भी हैं। फुल टाइम में भी फैकल्टी हैं और जनरल स्टाफ भी हैं। ये सारे तरह के एम्प्लॉय हमारे पास हैं। इस एम्प्लॉय, तब हमको क्या करना पड़ा, अब हमको एम्प्लॉय को रिफाइन करना पड़ेगा। एम्प्लॉय को जनरल वे में सबको हम एम्प्लॉय बोल रहे थे, सबको एम्प्लॉय बोल रहे थे, लेकिन अब सबके साथ अलग अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सबके साथ अलग अलग एट्रीब्यूट है, तो हमको उसको रिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब रिफाइन करेंगे किसी स्पेशल प्रॉपर्टी पे, वो एक दूसरा एंटिटी के रूप में चेंज हो जाएगा, और जो दूसरा जो सब एंटिटी होगा, निचला वाला एंटिटी होगा, उसका जो पहला वाला जो पेरेंट एंटिटी का जो एट्रीब्यूट होगा वो निचला वाला का भी होगा, जैसे इनहेरिटेंस में होता था। ठीक है, पहला जितना है सब यहाँ पे ड्रॉ होता था। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय जिसका जो एट्रीब्यूट था, एम्प्लॉय नंबर था, नेम था और डेट ऑफ ज्वाइनिंग था। बाद में इसको हम ड्रॉ किए ईच ए, और ये ऐसा ट्रायंगुलर शेप में दिखाएंगे। ठीक है, ऐसा ट्रायंगुलर शेप में दिखाएंगे। एम्प्लॉय इज ए पार्ट टाइम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज ए फुल टाइम एम्प्लॉय। दो एम्प्लॉय बन गया, दो अलग अलग एंटिटी बन गया। किस बेसिस पे? उनके काम करने के तरीके पे, मतलब फुल टाइमर हैं या पार्ट टाइमर हैं। और इनका एक एट्रीब्यूट अलग से हो गया टाइप, इनका एक एट्रीब्यूट हो गया सैलरी। तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय के पास टोटल 4 एट्रीब्यूट है। एम्प्लॉय नंबर, नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो है ही है, अब टाइप भी है। ठीक उसी तरह से फुल टाइम एम्प्लॉय के साथ भी अब 4 हो गया, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ साथ अब सैलरी हो गया। यही हम नहीं रुके, पार्ट टाइम एम्प्लॉय जो था उसको फिर फर्दर हम डिवाइड किए टीचिंग में और मैनेजमेंट में। ठीक है, अब टीचिंग जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय में जो टीचर हैं, जो टीचिंग में हैं, उनको स्टाइपेंड मिल रहा है, और जो मैनेजमेंट है उनको पर घंटा के हिसाब से सैलरी मिल रहा है। तो आवरली रेट, इनका एक एट्रीब्यूट ये हो गया। ठीक है, दूसरा फुल टाइम एम्प्लॉय को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे फैकल्टी आते हैं और जनरल स्टाफ आते हैं। इनका एट्रीब्यूट है डिग्री और इंटरेस्ट, सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट इंटरेस्ट है उनका, और जनरल स्टाफ का क्लासिफिकेशन है। ये पूरा का पूरा जो है हमारा, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे
कि हम एंटिटी को रिफाइन करते चले जा रहे हैं, स्पेशलाइज करते चले जा रहे हैं। ठीक, अब कोई नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो क्या कहेंगे कि हम जनरलाइज कर रहे हैं, हम जनरलाइज वे में कर रहे हैं, जनरलाइज वे में हम कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? सर पीछे वाला स्लाइड एक बोले। ये वाला ओके सर। ठीक है। तो जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन यही बात होता है। ठीक है, नॉर्मली अगर कंबाइंड उससे तुम सबको बोला जाए तो तुम सब लोग बीसीए के स्टूडेंट हो। अगर हम स्पेशलाइजेशन शुरू करना चाहें तो हम हर बेसिस पे स्पेशलाइज करना शुरू कर देंगे। इसमें कौन है जिसको अच्छा नंबर आया, किसका अटेंडेंस ज़्यादा है, तो ऐसा करके हम फर्दर डिवाइड करना शुरू कर सकते हैं स्टूडेंट को। ठीक, तो ये हमारा डेटाबेस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े तो सारा व्हीकल था, स्कूटर था, मोटरसाइकिल था, जीप था, कार था तो सब व्हीकल, तो सबको जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। रीजन होना है ना सर, आशीष क्या बोले? रीजन होना है ना, हाँ टाइम खत्म हो रहा है। हाँ, रीजन है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो एक एंटिटी पे आके रुकेगा, उसको बोलते हैं हम लोग जनरलाइज एंटिटी, और नीचे बढ़ेंगे तो बोलेंगे स्पेशलाइज एंटिटी। ठीक है, और जब करेंगे, इतना हम मेहनत किए क्यों? इतना इसलिए किए कि अब टेबल जो बनेगा, अगर हम जनरलाइज वाला बात हम करते हैं इस तरह का, तो हम अपने ईआर डायग्राम के बेसिस पे जब हम टेबल बनाएंगे तो हम लीफ जो नोड है उसका नाम से टेबल बनाएंगे। अब एम्प्लॉय नाम से टेबल नहीं बनेगा। पहले तो हम एम्प्लॉय सोच के बना रहे थे, लेकिन बाद में मेरा जो क्लाइंट है वो बोला कि नहीं, हमारे पास इस तरह के 2 एम्प्लॉय हैं, दोनों में टीचर भी हैं, दोनों में मैनेजमेंट स्टाफ भी हैं, तो सबको इस तरह से सैलरी हम बांटते हैं। तो हम उसको स्पेशलाइज किए, उनके उस कैरेक्टरिस्टिक पे, क्या उसको बोलते हैं कि उनके गुण पे, उसके उस विशेष गुण के आधार पे उनको अलग अलग हम लोग फिर बांटे, क्लासिफिकेशन किए। अब क्या करेंगे हम? तो अब हम एम्प्लॉय की जगह पे अब टीचिंग के नाम से, मैनेजमेंट एम्प्लॉय के नाम से, फैकल्टी के नाम से और जनरल स्टाफ के नाम से, अब इस नाम से, इस 4 नाम से हमको टेबल बनाना है। अब इस 4 नाम से टेबल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि हाँ, तो द लोअर लेवल एंटिटी इनहेरिट द एट्रीब्यूट ऑफ द हायर लेवल एंटिटी। वो सारा का सारा निचला एंटिटी अपने अपर एंटिटी को इनहेरिट करेगा, उसका सारा प्रॉपर्टी। अब ये तो यूजलेस है ना कि हम एम्प्लॉय में तो एम्प्लॉय नंबर, डेट, नेम सब दिखावे किए थे, तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय में सेम चीज फिर दिखाएं, ये यूजलेस है। तो हम ये करें कि उसी को रिफाइन जब किए हैं, इसका स्पेशल गुण यहाँ पे है, तो स्पेशल वाला एट्रीब्यूट यहाँ बनाएंगे, और बाकी कॉमन वाला तो वहाँ है ही है, तो उसको इनहेरिट कर लो। ठीक है, तो इस तरह से फैकल्टी एंटिटी जो है उसके पास डिग्री, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज सैलरी, एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड डीओजे भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये दिखाया है कि कैसे कैसे इस वाला टेबल को, इसको हम लोग वहाँ पे टेबल पे कन्वर्ट किए हैं। जैसे वो एम्प्लॉय वाला ये हो गया, फुल टाइम हो गया, पार्ट टाइम हो गया, फैकल्टी सब बन गया। ठीक है, लेकिन हमको फाइनली जब हम डेटाबेस डिजाइन करेंगे तो जो लीफ नोड है उसी को रखेंगे। डेटाबेस डिजाइन, अ सेपरेट टेबल वुड बी रिक्वायर्ड फॉर ईच लोएस्ट लेवल एंटिटी इन द हायरार्की। तो बाकी जो टेबल हम बना रहे हैं यहाँ पे, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ, ये जो है एम्प्लॉय है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, फैकल्टी है, ये सब टेबल बनेगा तो जरूर, लेकिन इसको हम यूज ना करके हम जो लास्ट में जो लीफ नोड पे आया है मेरा सबसे नीचे वाला, उसी को हम लोग यूज करेंगे। हायरार्की में सबसे निचला है। ठीक है, तो ये हमारा वो टेबल है, टेबल ऑफ फैकल्टी विथ ओके।
ठीक है, सब आ जाओ। ठीक, तो हम लोग ये कह रहे थे कि जब नीचे वाला फैकल्टी जब हम देखेंगे, फैकल्टी वाला जो एंटिटी जो हम लोग डिफाइन करके लेके आए थे, उसका सारा अपर लेवल पे जितना एट्रीब्यूट है सब जोड़ के एक ये टेबल बना। एम्प्लॉय नंबर भी है, नेम भी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी है, सैलरी, डिग्री, इंटरेस्ट, ये सारा का सारा हम फैकल्टी का बना लिए। ठीक है, तो अब समझ में आया कि जनरल एंटिटी अगर उसके किसी खास प्रॉपर्टी पे, किसी स्पेशल प्रॉपर्टी पे उसको अगर हमको रिफाइन करना है तो हम जब टेबल बनेगा तो सारा नहीं बनाएंगे, सिर्फ नीचे वाला बनाएंगे। सारा नहीं बनेगा, सब नीचे वाला बनेगा, पहली बात। दूसरा कि जितना नेक्स्ट लेवल का जो एंटिटी बन रहा है वो अपने अपर लेवल के एंटिटी के हर एट्रीब्यूट को इनहेरिट करेगा। इतना ही क्लियर है? बोलो ना। यस सर। और सर। ठीक है, चलो यहाँ पे तो हो गया बात जनरलाइजेशन। अब हम लोग समझ लिए हैं कि जनरलाइजेशन क्या है, ठीक स्पेशलाइजेशन का अपोजिट। ठीक है, जनरलाइजेशन इज एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोसेस टू व्यू सेट ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल जनरल एंटिटी बाय concentrating on the general characteristic of the attribute. जनरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब सारे लोग हैं तो एम्प्लॉय, कोई जनरल एम्प्लॉय है, कोई टीचर है, कोई मैनेजमेंट है। अगर कंबाइन रूप से सबको बोले तो सारे के सारे एम्प्लॉय हैं। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हम बोलेंगे कि वी आर जनरलाइजिंग ऑल द एंटिटी, वी आर जनरलाइजिंग ऑल द एंटिटी concentrating general characteristics of the attribute while hiding or ignoring their different, इनके पीछे जो डिफरेंस है उसको हम लोग हाइड कर रहे हैं। और इट इज अ यूनियन ऑफ ऑल लोअर लेवल एंटिटी टाइप ऑफ आवर पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ हाई लेवल एंटिटी टाइप। ठीक है, जनरलाइजेशन इज ए या हैज ए रिलेशन। जनरलाइजेशन इज ए और हैज ए रिलेशनशिप। Generalization is a reverse process of the specialization where top to down shows specialization, तो down to top shows generalization। ये था हमारा जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। इसके बाद आता है एग्रीगेशन। क्या होता है एग्रीगेट, एग्रीगेशन, इसका कुछ बताओ क्या होता है? What is the meaning of aggregate? शॉर्ट फॉर्म में भी किसी चीज का एब्रिविएशन। हाँ, एग्रीगेट मतलब हम लोग नहीं बात करते मार्कशीट, ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग करना सर। मार्कशीट में हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट मार्क्स कितना है, या ऐसा हमेशा एग्रीगेशन की बात करते हैं। एग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज को जोड़ देना, किसी चीज को जोड़ के एग्रीगेशन निकालना। ठीक है, तो एग्रीगेशन कहाँ पे यूज होगा? एग्रीगेशन हम लोग जब डेटाबेस की बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको दो रिलेशन को एक साथ कंबाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
दो रिलेशन को एक साथ कंबाइन करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, उस समय किसी एक रिलेशन को, किसी एक कंप्लीट रिलेशन को एग्रीगेट करके एक एंटिटी के रूप में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, तो बड़ा आराम से हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाते हैं। ठीक है, एग्रीगेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वन कैन ट्रीट the relationship as a higher level entity. It shows the relationship among the relationship. Aggregation is a process in which a single entity alone is not able to make sense in the relation, so the relationship of the entity acts as an entity. अब देखो, ये तो हो गया डेफिनेशन, इसको समझते हैं। अगर हम एक रिलेशन बात करें, ऑथर राइट्स बुक, ऑथर राइट बुक, उसी या डायग्राम में इसी बुक को पब्लिशर पब्लिश बुक, ऑथर राइट्स बुक एंड पब्लिशर पब्लिश बुक, ये दो रिलेशन है, दोनों रिलेशन को बनाना है। ठीक है, तो क्या करें? तो एग्रीगेशन ये कहता है कि किसी एक रिलेशन को आप एग्रीगेट करके एज अ एंटिटी कंसीडर कर लीजिए, एज ए एंटिटी कंसीडर कर लीजिए। जब वो एंटिटी हो जाएगा तो एंटिटी के साथ हम बड़ा आराम से रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कैसे? देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्रीगेशन का, तो हम कंबाइन कर दिए। ऑथर जो रिलेशन 1 था उसको एक एंटिटी बना देते हैं, घेर दिए थे, एक एंटिटी बन गया, और इस एंटिटी के साथ पब्लिशर को पब्लिश में जोड़ दिए। ठीक है, ये था हमारा, इसका एक नाम दे देंगे, ये हमारा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप था, क्योंकि मेनी बुक मेनी ऑथर उसको ऑथर करता है, और हम इसको एक एंटिटी के रूप में कंसीडर कर लिए, और इसके बाद हम पब्लिश बाय पब्लिशर रिलेशन बना दिए। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा क्या है? एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन है जहाँ पे रिलेशन 1 और रिलेशन 2 दोनों को सेपरेटली कंबाइन करना मुश्किल था, तो एक रिलेशन को, लेट अस सपोज रिलेशन 1 इज अ एंटिटी ई, और तब हम उसको रिलेशन 2 के साथ बड़ा आराम से कंबाइन कर दिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक रिलेशन 1 है कॉलेज ऑफर कोर्सेस, कॉलेज और कोर्स के बीच में एक रिलेशन है, कॉलेज ऑफर कोर्सेस। रिलेशन 2 है कि स्टूडेंट इंक्वायरी टू द कॉलेज अबाउट द कोर्स, ये टर्नरी रिलेशन है, वो बाइनरी रिलेशन है। ये दोनों रिलेशन को हमको अटैच करना है, दोनों को जोड़ना है, किस एंटिटी का किस एंटिटी के साथ कैसे एसोसिएशन बन रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे जोड़ें, है ना? कॉलेज ऑफर कोर्सेस, स्टूडेंट इंक्वायरी टू द कॉलेज फॉर द कोर्सेज, या स्टूडेंट इंक्वायरी कोर्स फ्रॉम कॉलेज, ये बना हुआ है दोनों रिलेशन। तो हम लोग क्या करें, किसी एक रिलेशन को एग्रीगेट करके एक एंटिटी बना दें, और एंटिटी के साथ एंटिटी का रिलेशन तो बड़ा आराम से हम कर लेते हैं, उसके लिए तो एक्सपर्टीज है मेरे में। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, कॉलेज ऑफर कोर्सेज को एक एंटिटी बना लेते हैं। ठीक है, रिलेशन 1 इज कंसिडर एज अ एंटिटी, और दूसरा वाला है उसके साथ जोड़ दिए, कॉलेज ऑफर कोर्सेज, कॉलेज इंक्वायरी स्टूडेंट फ्रॉम कोर्स फ्रॉम द कोर्सेज, सॉरी, कॉलेज ऑफर कोर्सेज एंड स्टूडेंट इंक्वायरी अबाउट द कोर्सेज फ्रॉम द कॉलेज। ठीक है, ये हमारा एग्रीगेशन हो गया। ठीक है, ये था हमारा ईयर डायग्राम, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक ईयर डायग्राम देखेंगे। जैसे एक ईयर डायग्राम है, इस ईयर डायग्राम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे टेबल में। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे टेबल में, और सीखेंगे कि अगर ईयर डायग्राम बना बनाए हमको मिल जाए तो हम उसको डेटाबेस में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, डन? ठीक है, सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ कर देंगे, मत बोला करो, क्लास के टाइम पे मत बोला करो, कई बार बोलो ना, कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक का कन्वर्शन के पहले तक का हम कर देंगे। ओके राहुल, यस सर। तो यहाँ तक कोई सवाल किसी को है तो पूछो। नहीं सर, अभी तो नहीं है। एनीबॉडी? एंड प्रियरंजन एंड शुभम, हो गया काम? डन सर। ओके, चलो बाय बाय।
थैंक यू सर।